पेरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 9 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। प्रीलिम्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो लेट्स मूव ऑन टू आंसर। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इट वॉज लॉन्च मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। उसका गोल क्या था? टर्निंग सेलेक्टेड विलेजेस इनटू मॉडल रूरल सेटलमेंट्स। तो मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट करना। अंडर द स्कीम एफर्ट्स विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, सैनिटेशन पे रहेगा, ग्रीनरी पे, कल्चरल प्रिजर्वेशन पे एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई होप ये क्लियर है। The next question is Seine River, SEINE, which was recently mentioned in the news, flows through which country? तो ये कौन सी कंट्री से फ्लो होती है? The options are Indonesia, France, Australia and China. ये ना सीन रिवर इज़ वेरी फेमस। इट इज़ इन पेरिस, मतलब ये पेरिस सिटी इस पे सिचुएटेड है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। ये न्यूज़ में इसलिए भी था, ओलंपिक्स के कारण भी न्यूज़ में था, ठीक है, जब हुए थे। फिर इसमें देखो लोकेशन बनी हुई है, यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन बनी हुई है और यहाँ पे बताया गया है कि सीन रिवर कहाँ पे। तो ये सीन रिवर लोकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब सीन रिवर के बारे में देखते हैं। तो फ्रांस में लोकेटेड है एंड वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट फेमस रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द हार्ट ऑफ पेरिस। ये 777 किलोमीटर स्ट्रेच करती है और द रिवर इज सिग्निफिकेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। 2024 पेरिस ओलंपिक्स से जो मैंने बताया उसी के कारण ये न्यूज़ में थी। नाउ coming to the third question, under which ministry does the statutory body called National Commission for Minority function? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है बोल रहा है। तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब माइनॉरिटी वाला कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, तो किसके अंदर फंक्शन करेगा यदि अपन कॉमन सेंस लगाए? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो येस, द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। कौन से एक्ट से? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स, मॉनिटर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज़ फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नोन एज AIRLORA, एयर लोरा, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है वो किसने लॉन्च की है, किसने डेवलप की है, सॉरी। तो द ऑप्शन इज फ्रांस, रशिया, USA एंड इजराइल। सो सी, यदि आपको इसका आइडिया नहीं है तो डोंट मार्क इट, इट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग। द करेक्ट आंसर इज इजराइल, ठीक है। अब इजराइल आंसर तो देख लिया, बट इजराइल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे गोलन हाइट है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, PYQ है गोलन हाइट, ये इजराइल है। फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर से मार्क्ड है ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जॉर्डन रिवर बहती है, तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में इसलिए ये वेस्ट बैंक है। ये टेल अवीव है, फेमस सिटी है, यहाँ पे अपना काउंसलेट भी है इंडिया का। फिर गाज़ा सिटी, यहाँ पे क्या है अपना काउंसलेट, ठीक है। फिर गाज़ा सिटी, गाज़ा स्ट्रिप, तो गाज़ा स्ट्रिप इस तरफ है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। और जेरूसलम जो कैपिटल है वो जेरूसलम यही है वेस्ट बैंक वाले पार्ट में, ठीक है। अब इजराइल को और कौन कौन बॉर्डर करता है? इजिप्ट, इधर से जॉर्डन और ऊपर सीरिया और यहाँ पे लेबनान, ठीक है। नाउ AIRLORA इज़ एन एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो डेवलप किया इसराइल ने और क्रिएट किसने किया? इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, जो वहाँ की बॉडी है, LORA लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, ठीक है। ये डिज़ाइन की गई थी, डिस्टेंसेज अप टू 400 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में प्रीलिम्स के 5th नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इफ्को's फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज नैनो फर्टिलाइजर्स आर हाईली एफिशिएंट है और ये रिक्वायर स्मॉलर क्वांटिटीज देन कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स टू अचीव द सेम न्यूट्रिएंट इम्पैक्ट। तो इनको क्या होता है, बोल रहे नैनो फर्टिलाइजर एफिशिएंट होते हैं और इनकी कम क्वांटिटी लगती है सेम इम्पैक्ट अचीव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज अ की बेनिफिट ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इज रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर देते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट रन ऑफ को बचाते हैं। एंड थर्ड इज इफ्को's फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अर्जेंटीना।
तो ओवरसीज़ मतलब फॉरेन में जो इफ़को का नैनो फर्टिलाइज़र का पहला प्लांट बन रहा है वो बोल रहा है कि अर्जेंटीना में बन रहा है साउथ अमेरिका की एग्रीकल्चरल मार्केट को केटर करने के लिए। तो अब इसमें से बोले हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो ये फैक्चुअल है, लेकिन अपन ये और ये तो देख सकते हैं ना कि ये तो जनरल स्टेटमेंट है। तो अब आते हैं हाउ मेनी बोला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ ओनली वन, कि एक ही सही है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट बिकॉज नैनो फर्टिलाइजर कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ और वो एनहांस करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। तो इसीलिए फर्स्ट वाला क्या होगा कि एफिशिएंट है ये, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड 2 क्यों करेक्ट है कि नैनो फर्टिलाइजर रिड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट के लॉस को थ्रू लीचिंग एंड रन ऑफ, जो उसमें लिखा हुआ था ना। तो ये दोनों बेसिक स्टेटमेंट है जो मैंने बोला था, तो ये दोनों सही है। अब थर्ड वाला गलत है, जो फैक्चुअल था ना कि इफ़को का फर्स्ट जो प्लांट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अर्जेंटीना में नहीं बन रहा है, ब्राज़ील में बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लो। यहाँ हुआ अपना प्रीलिम्स वाला कंटेंट ख़त्म। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस वाले पर्सपेक्टिव में। तो मेंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैज़ द नेशनल हेल्थ मिशन टेकन टू इम्प्रूव एंड चेंज इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो किसके बारे में बोला है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। और बोला है कि ये कैसे इम्प्रूव किया है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिससे इम्प्रूव किया है नेशनल हेल्थ मिशन ने एंड चेंज किया इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को। तो इसमें हमको इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रो हम किससे करेंगे, जब हम इस आंसर की तरफ मूव ऑन करेंगे तो नेशनल हेल्थ मिशन से इंट्रो करेंगे, NHM से, ठीक है। तो NHM फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि NHM कब लॉन्च हुआ था। तो NHM 2005 में लॉन्च हुआ था। वो इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो डिलीवर करता है एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल। कौन कौन सा, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल पॉपुलेशन को। It has brought significant reforms across infrastructure, human resources and health outcomes, ठीक है। अब की स्टेप्स कौन कौन से हैं जो टेकन बाय NHM जिससे कि हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ। अब इसको ना थोड़ा सा देखो, आप बेसिक में भी सोचोगे तो भी लिख सकते हो। इसमें आप मलेरिया का लिख सकते हो, फिर इसमें आप AMR का लिख सकते हो, इसमें आप TB का लिख सकते हो, इसमें आप वॉश लिख सकते हो। वॉश आपको पता है ना, वॉश क्या होता है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कुछ नए बनाए, कुछ को अपग्रेड किए। फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बने, किसके अंदर, आयुष्मान भारत के अंदर। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, आयुष्मान भारत प्राइमरी केयर के लिए, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, तो आशा वर्कर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी गई, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स जो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकती है और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है। थर्ड है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, स्कीम्स के नाम लिख दिए, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सब हमने प्रमोट किया जिससे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके। हमने कैश इंसेंटिव भी दिया इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फिर हमने डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम आया अर्ली डिटेक्शन के लिए। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन का, ठीक है, जो इसके अंदर केटर हुआ। तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर हमने काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट और जो लीथल डिसीजेज़ है ना उनके लिए हमने वैक्सीन्स दी, चिल्ड्रन को एंड प्रेग्नेंट वेमेन को, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे मीजल्स, रूबेला का इरेडिकेशन और पोलियो इरेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए। द नेक्स्ट इज़ फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स। तो इंट्रोडक्शन किया हमने फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव का, रिड्यूस करने के लिए पेशेंट्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। फिर नेक्स्ट इज़ डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो हमने हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया जिसमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कौन सी, डाटा ड्रिवन। उसके बाद हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया जिसमें डाटा स्टोर रहेगा, ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए वन सेंटर है ये। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर किया हमने, जिसमें हमने विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमिटीज़ बनाई, रोगी कल्याण समितिज़ बनाई, इन्वॉल्व करने के लिए कम्युनिटीज़ को इन हेल्थ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर इम्पैक्ट ऑफ NHM ऑन इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो NHM का इम्पैक्ट क्या है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हुए, राइज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड इम्यूनाइजेशन रेट्स, और उससे रिड्यूस हुआ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। फिर एनहांस्ड एक्सेस, तो ब्रॉडर रीच हुई हेल्थ सर्विसेज की इन रूरल एंड अर्बन एरिया, जिससे ब्रिज कर पाए अपन गैप को बिटवीन हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड सिटीजन्स। ये अपन क्या देख रहे हैं अभी, इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेकंड सेगमेंट चालू हो गया है। थर्ड, अब जैसे इसको कैसे लिखा जाता है पता, आप जो पॉइंट लिख रहे हो ना उससे ऐसे रिलेट करते जाओ। रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया तो फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया।
स्ट्रॉन्गर डिसीज सर्विलेंस, क्योंकि ट्रैकिंग जब अर्ली स्टेज पे हो जाएगी तो आपका क्योर भी जल्दी हो जाएगा ना। फिर कम्युनिटी एम्पावरमेंट, तो कम्युनिटी को हमने एम्पावर किया विलेज कमिटीज़ बना के। लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न्स और लिमिटेशंस हैं, जैसे अब जैसे मान लो आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया की बात करें तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। वेरिएशंस इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी परसिस्ट अक्रॉस स्टेट्स एंड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। फिर ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज है, हमारे पास स्किल्ड स्टाफ नहीं है, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। इसमें आप डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या है हमारे पास, मेनी फैसिलिटीज़ रिमेन अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर इक्विप्ड एंड ओवर क्राउडेड। क्वालिटी ऑफ केयर, तो फोकस ऑफन रिमेन ऑन क्वांटिटी, जबकि फोकस किस पे होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर पे। और इमर्जिंग अभी जो रिसेंटली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस चल रहे हैं उन पे हमारा फोकस अभी हमको बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके हम कंक्लूजन की तरफ आ गए, तो हम पहले वे फॉरवर्ड लिखेंगे, देन विल मूव ऑन टू कंक्लूजन, क्योंकि हमने लिमिटेशंस लिखा है ना, तो वी नीड टू राइट वे फॉरवर्ड। तो स्ट्रेंथन करना है हमको सेकेंडरी और टर्शरी केयर को, जिसमें अपग्रेड करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एंड मेडिकल कॉलेजेस को। फिर एड्रेस करना है रीजनल गैप्स को, जिससे कि फंड कैसे हम एड्रेस करेंगे अब रीजनल गैप्स को, हम टारगेटेड फंडिंग दे के एड्रेस करेंगे। टैकल करना है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को एंड मेंटल हेल्थ को। फिर मेंटल हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ना, ये ध्यान रखिएगा मेंटल हेल्थ। इसमें आप वो भी लिख सकते हो, मतलब अलग अलग किसी भी चीज़ का, जैसे मनोदर्पण पोर्टल लिख सकते हो, मनोदर्पण पोर्टल के साथ आप लिंक करो, ठीक है। CBSE ने स्टार्ट किया था ये। उसके बाद इम्प्रूव करो ह्यूमन रिसोर्सेज को। फिर डिजिटल हेल्थ में हमको एक्सपैंड करना है टेलीमेडिसिन वगैरह के सेक्टर में। फिर एनहांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसके कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो हमने पूरे पार्ट एड्रेस कर लिए ये वाले क्वेश्चन के। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके कंक्लूजन में। तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया इसने इंडिया के हेल्थ लैंडस्केप को। इसमें देखो हेल्थ लैंडस्केप आप जब भी लिखोगे तो आपको SDG 2 लिखना चाहिए, हेल्थ एंड वेलबींग। क्या है अपना, हेल्थ एंड वेलबींग। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि SDG से आप कंक्लूड करोगे तो सही रहेगा। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब NHM का जो गोल है, NHM फर्दर इज एसेंशियल फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इंश्योरिंग हेल्थ इक्विटी फॉर ऑल इंडियंस। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले सेकेंड। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की है, ट्रीट स्पोर्ट एज अ वे टू हेल्प द कंट्री ग्रो। हाउ कैन दिस पॉलिसी हेल्प सोसाइटी एंड इकोनॉमी? व्हाट प्रॉब्लम्स माइट स्टॉप इट फ्रॉम रीचिंग पीपल एट द लोकल लेवल? तो बोल रहा है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 की, वो स्पोर्ट्स को एक तरीके से ऐसे ट्रीट करती है कि जिससे कि कंट्री ग्रो कर सके। अब लेकिन बोल रहा है कि इस पॉलिसी के और क्या फ़ायदे हैं स्पेसिफिकली, मतलब किस तरीके से ये सोसाइटी को हेल्प कर सकती है और इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है, और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसके दो पार्ट है। अब हम आते हैं इसके आंसर में। तो सबसे पहले हम इंट्रो किससे करेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से। ये तो आपको क्लियर है। तो ये देखो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से इंट्रो हुआ है। स्पोर्ट्स टुडे आर नॉट मियरली अबाउट फिजिकल फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट, बट ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इसी के रिगार्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पे फोकस है। अब सबसे पहला टॉपिक पूछा था ना, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, तो उस पर हम देखेंगे। देखो जब भी ऐसा चीज़ आता है ना, तो सोशियो इकोनॉमिक वर्ड को ब्रेक किया करो, ठीक है, उसके लाइन पे सोचा करो। तो जैसे हेल्थ एंड वेलबींग, तो हेल्थ एंड वेलबींग अच्छी होगी तो लाइफस्टाइल डिसीजेस का बर्डन कम हो जाएगा, मेंटल हेल्थ का इशू नहीं रहेगा और फिट पॉपुलेशन रहेगी। इसमें आप फिट इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है, फिट इंडिया। उसके बाद यूथ एंगेजमेंट एंड सोशल कोहेजन, मतलब बॉन्ड बिल्डअप होगा, ब्रदरहुड बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, डिसिप्लिन आएगा, टीम वर्क आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। इसमें ब्रदरहुड वाला पॉइंट लिखना ना, ब्रदरहुड। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे क्रिकेट है ना, वो बहुत बार सॉफ्ट पावर की जैसे एक्ट करता है, क्रिकेट, टेनिस, ये सब, फुटबॉल। फिर जेंडर एम्पावरमेंट, क्योंकि आजकल विमेन स्पोर्ट्स को भी काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं, जैसे IPL में विमेंस IPL, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो IPL विमेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है केस स्टडी। अब सेकेंड पार्ट पूछा था कि चैलेंजेस क्या है जो इसके मतलब हिंडर कर रहे हैं ग्रास रूट इम्पैक्ट को। तो फर्स्ट है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हमारे पास स्टेडियम्स नहीं है छोटी छोटी जगहों पर, कोचेस की कमी है, सोशो कल्चरल बैरियर्स, जैसे विमेन को नहीं निकलने देते बाहर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को खेलने नहीं देते, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उसके कारण बहुत दिक्कत होती है। वो जो अपन बोलते हैं ना सुपरस्टिशंस होते हैं कुछ कुछ, उसके कारण बहुत इश्यूज़ होते हैं।
फिर रिसोर्स एलोकेशन एंड ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं और प्रॉपरली रिसोर्स मिलते नहीं है, फंड्स नहीं मिलते। फोर्थ इज़ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, कि क्या होता है बहुत बार ना ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास मतलब ऑल्दो उनके घर के लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं बट तो भी वो लाइवलीहुड अच्छे से नहीं चला पाते अपनी, तो लोगों के मन में माइंडसेट बन गया वैसा। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस इन टैलेंट स्काउटिंग, तो अवेयरनेस की बहुत कमी है और टैलेंट सर्च अभी कम हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, हमने देख लिया कि क्या इश्यूज़ हैं। अब वी विल मूव ऑन टू वे फॉरवर्ड, क्योंकि हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखना है अपने आंसर को। तो अभी जो हमने इश्यूज़ लिखे उसी की लाइन पे हम आंसर वे फॉरवर्ड लिखेंगे। तो इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करो, एक्सेसिबल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना के। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करो जिसमें सोशल एटीट्यूड चेंज हो सके लोगों का, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अक्रॉस जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स बढ़ सके। फिर स्ट्रेंथन करो ग्रास रूट स्कीम्स को जिसमें इम्प्लीमेंट कर सको खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को। फिर कैपेसिटी, खेलो इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना, इसका एग्जाम्पल ज़रूर देना। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब आप इन्वेस्ट करो ट्रेनिंग में लोकल कोचेस को और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर स्कॉलरशिप्स वगैरह दो आप, जैसे साई देती ना स्कॉलरशिप, तो इसमें यू कैन राइट द नेम ऑफ साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अब हम आएंगे कंक्लूजन की तरफ। हमने इंट्रो भी देख लिया, बॉडी भी देख लिया, अब हम आएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 का, वो इमेंस प्रॉमिस होल्ड करता है टू ट्रांसफॉर्म स्पोर्ट्स इनटू अ ड्राइवर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर, अनलेस प्रोएक्टिव मेजर्स आर टेकन टू ओवरकम ग्रास रूट चैलेंजेस, इसका फुल पोटेंशियल हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमने सॉल्यूशंस दिए, सजेशंस दिए, यदि हम उस पर काम करेंगे तो हम अपनी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस वाला पार्ट। अब हम कल मिलेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।